सही मेरी। यस सर। यस सर। यस सर आ रही। यस सर। देखो देखो देखो, एक मिनट रुक जाओ। देखो देखो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, नाम है उसका एटॉमिक रेडियस। यहां से टॉपिक कुछ बदलते हुए नजर आएंगे तुम्हें, और टेबल जरूर याद कर लेना कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये 3 चैप्टर अगर आपको इनमें कुछ करना है तो ध्यान रखना है इस बात का, इसका एक ही तरीका है, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर टेबल याद कर लेना। मैं कभी भी टेबल यही तैयार कर सकूं अगर ऐसा है, जितनी मैंने आपको बताई थी लिख के उतनी। देखिए टू मेन, बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं, इसे देखते जाना। 2 मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मेजर करने में 2 मेन प्रॉब्लम क्या है? 2 मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस। पहली, इसके लिए एक एटम तो होना चाहिए हाथ में, तो इट इज इम्पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल एटम। एक एटम होना मेरे पास बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, एटम्स हैव नो शार्प बाउंड्रीज। अब इस लाइन को समझो जरा भाई, एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए 2 मेन समस्याएं आ रही है। पहली तो मेरे पास एक सिंगल एटम हो, इस बात के पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। एक सिंगल एटम होगा तभी तो उसकी रेडियस निकालूंगा। एटम्स मेरे को गुच्छे में मिलेंगे, और जब एटम गुच्छे में होते हैं यानी कि ग्रुप में होते हैं, तो उनकी रेडियस अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से गड़बड़ा जाती है। अगर एक एटम अकेला है तो ही इसकी रेडियस एक्यूरेट आएगी। दूसरे एटम्स के साथ जुड़े होने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से रेडियस बड़ी या छोटी भी हो सकती है। ये समझो इन लाइनों को। दूसरी बात, रेडियस उस चीज की निकाली जाती है जो अचानक से खत्म हो। जैसे कोई चीज है, मुझे पता है वो यहीं पर ही एंड होगी, तो मैं उसकी रेडियस निकाल लूं। और मैंने जो आपको फिगर बनाकर दिया था एटम का, उसमें एटम अचानक से ऐसे शार्प बाउंड्री नहीं होती है, बल्कि एटम ऐसा होता है। अब इसमें ये नहीं पता होता है कि ये बाउंड्री एग्जैक्टली कहाँ खत्म होगी, है ना। ये तो काफी दूर तक भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
इस चैप्टर में इस चीज का बहुत रोल आएगा। लेकिन देखिए साइंटिस्टों ने क्या तरीका निकाला। जैसे नॉन मेटल है, ध्यान रखना ये नॉन मेटल के लिए बता रहा हूं। जैसे नॉन मेटल है, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। याद रखना, आपने इतना तो पढ़ा ही है कि मेटल आयनिक बॉन्ड बनाता है और नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लूं, क्या मॉलिक्यूल मिल जाएगा मेरे को? हाँ मॉलिक्यूल मिल जाएगा, एटम नहीं मिलेगा, सिंगल, दो जुड़े हुए मिल जाएंगे, H2। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन कहीं से खरीद के लाऊं तो मेरे को वो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल एटम के रूप में नहीं मिलेगी, बल्कि दो दो एटम आपस में जुड़े होंगे। तो अगर मैं उसमें से एक कोई भी पार्टिकल उठाऊंगा तो वो एक सिंगल एटम नहीं होगा, बल्कि दो आपस में जुड़े हुए होंगे। ये नॉन मेटल है, ध्यान दो इन बात पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे नॉन मेटल मोस्टली, जैसे फॉस्फोरस, T4, सल्फर, एसिड, नॉन मेटल इस तरीके से आपस में ही, आपस का मतलब दोनों एटम हाइड्रोजन के ही तो हैं और दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। अब एक फिगर देखना, नॉन मेटल के केस में रेडियस कैसे निकाली जाती है। दो हाइड्रोजन के एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो एक, हर किसी का फिगर तो नहीं बनाना है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब आएगा तभी आपको फिगर्स क्लियर होंगे, लेकिन इसका बनाया जा सकता है। दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो आप ये देखिए, हाइड्रोजन एटम 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम 1s1। हर किसी का ये फिगर नहीं बनाना है अभी, ये फिगर तब बनाने हैं जब आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा दिया जाए। इसमें हर किसी का फिगर नहीं बनाना होता है, एक से ही समझना। अब जैसे ये 1s1 का मतलब हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं, आराम से समझ में आएगा, देखना, हबड़ तबड़ नहीं करनी, बिल्कुल इसे सिंपल वे में समझाऊंगा। अब हाइड्रोजन का एटम ऐसा होता है, ये 1s है ना, 1s ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही है, उसी के ही पाए जाने के चांसेज है यहाँ। ये दूसरा, तो ये शेयरिंग जो कहते हो ना तुम, शेयरिंग, ये फोर्थ चैप्टर में समझ में आती है, मगर यहाँ थोड़ी सी बात तो हम उसकी कर ही सकते हैं। शेयरिंग जो होती है उसमें क्या करते हैं, दो एटम अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला लेते हैं ऐसे। ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा, ये शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पूरे एरिया में कहीं भी, अब ये जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है। दो न्यूक्लियस कौन से भाई, दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को हाफ कर दो तो आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। मगर इसमें एक गड़बड़ है, अगर आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो आपको रियल रेडियस नहीं मिलेगी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय हाफ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय हाफ, तो आपको जो रेडियस मिलेगी वो रियल नहीं होगी, एक्चुअली में वो कोवेलेंट रेडियस होगी। अब ये रियल क्यों नहीं है, देखिए
जब आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर रहे हैं तो डिस्टेंस पूरी नहीं आ रही है, यहां तक आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक की डिस्टेंस आ रही है, बल्कि वो वहां तक आना चाहिए। देखिए ये डिस्टेंस आ रही है, ये रेडियस। अब इसमें आपको पता है समझना क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस को काउंटर करना है। देखो पहला सवाल की रेडियस को ऐसे निकाला क्यों गया, उसका आंसर मैंने दिया ना। देखो एक सिंगल एटम मेरे को मिलेगा नहीं जो मैं सिंगल एटम लेके उसकी रेडियस नाप लूं। दूसरा, अगर मैं सिंगल एटम मिल भी जाए तो एटम्स अचानक से खत्म नहीं होता है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं यहां पर एटम खत्म हो गया, क्योंकि जो डॉट है वो तो इससे आगे भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो डॉट तो होते जाते हैं, डिम होते जाते हैं, इंटेंसिटी उनकी कम। तो आप कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बता सकते कि कहां पर एटम एग्जैक्टली खत्म है। ये जो तरीका है ये क्या है कि मेरे को एटम नहीं मिल रहा था तो मैंने मॉलिक्यूल ही ले लिया पूरा, फिर मैंने ये डिस्टेंस निकाल के इसका हाफ कर दिया। इससे रेडियस तो आई मगर ये एक्चुअल रेडियस नहीं है। एक्चुअल रेडियस इससे थोड़ी बड़ी आती। तो ये जो रेडियस है इसे कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। कोवैलेंट रेडियस का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड का हाफ करके जो निकाली जाए। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका हाफ कर दिया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई एक्चुअल रेडियस ऑफ एटम इज लार्जर देन एटॉमिक रेडियस। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखना हो वो बात अलग है, तो मेरे नोट्स में मिलेंगे सारे क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी छूटा हुआ नहीं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उन्हें ही याद करना है। ये क्वेश्चन मिलेगा जी आपको उसमें 100%। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो दो एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्डेड है। सुनो ध्यान से, जो कोवेलेंट रेडियस होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि half of the internuclear distance between two similar covalently bonded atom। ये सारी डेफिनेशन आते हैं, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि आप मुझसे हर किसी ये आता है कि नहीं आता, भाई जो हेडिंग कुछ भी पूछ सकता है वो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, ये भी पूछ सकता है व्हाई एक्चुअल रेडियस ऑफ एटम इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। रियलिटी में जो रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। यहां लिखा है कोवेलेंट रेडियस है क्या। कोवेलेंट रेडियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है, मगर इतना काफी नहीं है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ उन एटम्स का करना है जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हो। ये नहीं है कि आपने कोई भी दो एटम ले लिया और उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का हाफ कर दिया। वो दो एटम एक तो एक जैसे हो, दोनों एक जैसे हैं, और उनके रेडियस, उनकी बीच की डिस्टेंस का हाफ कर देना है। अब आपको इसमें बोलना है क्वेश्चन में कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है, और दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की ऑर्बिटल्स का कुछ पोर्शन आपस में मर्ज होता है। जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है, मगर जो एक्चुअल कंडीशन है वो इसमें ये है कि क्या बोल दिया, हाँ, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है, मगर जिन एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ करते हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होती हैं, इसलिए कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से कम आने लगती है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
हाँ। तो ये बड़ा ढंग से याद रखना होता है ये इन बातों को, ये जो मैंने जो भी बोली है गलती से भी इन्हें भूलना नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं और ये सारी रिकॉर्डिंग्स पब्लिक है, इनकी हेडिंग देख के आप अपने हिसाब से इन्हें देख सकते हैं, ना समझ आए तो मुझे बताना। अब ये तो नॉन मेटल का केस हो गया, अब मेटल्स में कैसे निकाली जाती है, अब देखना, समझेंगे इसे भी, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया ले सर। लिया सर। हाँ, जो मेटल है, प्योर मेटल, समझना, मेटल की केस में जो रेडियस निकाली जाती है वो मेटेलिक रेडियस कहलाती है। तो अगर रेडियस को मेटलिक रेडियस बोला जा रहा है तो वो मेटल्स में निकाली गई है, और मेटलिक रेडियस निकालने का तरीका अलग होता है। भाई नॉन मेटल की रेडियस तो कोवलेंट रेडियस होती है उस, अब ये मत कहना कि नॉन मेटल में मेटलिक रेडियस, मेटलिक अलग अलग एलिमेंट्स की रेडियस अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। अब ये मेटलिक रेडियस है क्योंकि ये मेटल्स के केस में निकाली जाती है। अब देखना, एक प्योर मेटल लेते हैं और सोचते हैं कि मेटल कैसे पाया जाता है। लेट सपोज सोडियम है, ये मेरे पास सोडियम है, प्योर सोडियम, इसमें सिर्फ सोडियम एटम है, ये बात माइंड में डाल लो एक बार, ओनली सोडियम एटम, ये Na2 नहीं है। Na2 तब लिखा जाता है जब दो एटम्स की ऑर्बिटल मर्ज हो जाए, एक दूसरे में घुस जाए। अब दो एटम अगल बगल, देखो अगर दो एटम अगल बगल में खड़े हैं, जैसे नॉर्मली हम अगर आयरन लें तो आयरन में दो एटम्स अगल बगल में मिल जाएंगे, तो ये सिर्फ Na है, इसमें आप 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो कितने भी हो सकते हैं, बगल में ये भी खड़ा है, बगल में ये सिर्फ Na है। मगर अगर ये ऐसे हो मर्ज, तो ये Na2 है। इस दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में दो एटम्स ने एक दूसरे से क्लोज रिलेशन बना लिया है, यहाँ तो सब एक दूसरे के बगल में जस्ट खड़े हैं, तो यहाँ Na2 नहीं लिखना होता है, इसीलिए मेटल्स में सिंगल सिंबल लिखते हैं, यहाँ 2 3 नहीं लिखा होता है सिंपल में, सिंपल एलिमेंट में। और जैसे ऑक्सीजन है तो O2, वो दो एटम आपस में मर्ज होती है उनकी रेडियस, इनमें ऐसे नहीं लिखा जाता, ये मर्ज नहीं होती है रेडियस, ये जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं। तो जो सोडियम एटम है उसमें एटम्स बहुत सारे हैं, मगर मैं Na2 या Na4 या Na6 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उसका कारण है कि वो रेडियस, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज नहीं है। अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा, आखिर एटम्स की ऑर्बिटल मर्ज नहीं है, ये तो मेरे समझ में आता है। अगर एटम्स की ऑर्बिटल मर्ज नहीं है तो एटम्स आपस में जुड़े क्यों हैं, ये देखते हैं। जब मैंने इसे जूम करके देखा कुछ पोर्शन को इसके, तो मुझे एक ऐसा फिगर नजर आया, ये बहुत छोटा नजर आ रहा होगा, कि एटम्स ऐसे आपस में जुड़े हैं इस तरीके से। अब ये क्या तरीका है इनके जुड़ने का, देखो ऐसा माना जाता है कि जो माना जाता है, इट इज बिलीव दैट, है ना, ऐसा माना जाता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जो सबको पता है, मगर मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक में कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है,
तभी वो बाहर निकलता है। ये कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की, ये इलेक्ट्रॉन है जो लॉस करना है। मगर मेटल्स को जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे लॉस करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, बहुत कम एनर्जी। यानी कई मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, इन्वायरमेंट से एनर्जी ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, और वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो इनका कहना है कि जो मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही लॉस करके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कैटायन बन जाता है। अब इसका मतलब अगर अंदर, मैं कह रहा हूं कि अगर अंदर बिलियंस ऑफ सोडियम एटम है, और लेट सपोज कि सभी सभी Na प्लस बन चुके हैं, तो यानी सभी एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है अंदर ही, तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र बन चुका होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर इकट्ठे हो चुके होंगे। अब फिगर बना दो है। तो ये लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए होता इलेक्ट्रॉन को चाहिए ना लॉस करने के लिए। है। यस सर, ठीक। हमें तो बहुत मेहनत लग रही है। देखो, मैं तो हमेशा फिगर बनाता हूँ, किसी भी चीज को समझाता हूँ तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन आ जाता है। मगर मैंने जब खुद पढ़ना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो मैं पढ़ लेता था, पहले पढ़ के सीखता था, फिर पढ़ाता था। तो मैं देखता था कि कई टीचर, अब जैसे नहीं समझ में आती थी कोई बात, किताबें पढ़ते थे अपने बीएससी की, 12th की, नहीं समझ में आती थी तो देखते थे कहीं से वीडियो। तो मैं देखता था कि टीचर जस्ट बात को बोल देते थे, बहुत सारी चीज में ऐसा कर देते थे, कोई फिगर नहीं बनाते थे जिससे कुछ इमेजिन हो पाए। तो इसलिए फिगर बड़ा जरूरी होता है, ताकि कुछ तो समझ में आए कि आपके हो क्या रहा है। अब देखो, ये जो सिचुएशन है ये पता है कैसी है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लेट सपोज कि सभी सोडियम एटम अपने आप ही एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर जमा हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन जाएगा। अब इमेजिन करो कि एक समुद्र है और उस पूरे समुद्र पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज में कैटायन आसानी से एक दूसरे को, कैटायन आसानी से धस सकते हैं उस नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब लेट्स सपोज कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज है और मैं समुद्र में कूद रहा हूं, समुद्र में नेगेटिव चार्ज है, समुद्र मुझे आसानी से अपने सरफेस पर पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो पूरा समुद्र नेगेटिवली चार्ज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, समुद्र है। इसे ऐसे ही बोला जाता है इस लैंग्वेज में, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का, मोबाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, फ्री है, और इन समुद्रों में पॉजिटिव कैटायन धसे हुए हैं। मगर इस फिगर में एक चीज है जो गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, वो ये कि ये गैप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं अगर छोटा बनाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कैसे, इतना बड़ा नहीं होता इलेक्ट्रॉन, एटम बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, ये बहुत ही छोटा साइज है और ये बहुत ही बड़ा दिखाया जा रहा है इसके कंपेयर में, इसलिए आपको गैप भी ज्यादा दिख रहा है। तो इतना गैप नहीं होता है इनके बीच में, इनके बीच गैप ना के बराबर होता है आयंस के।
ये एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच ही करते हैं। तो अगर आप टच क्या बल्कि इनकी ऑर्बिटल थोड़ी बहुत लिटिल बहुत ना के बराबर एक दूसरे में मर्ज रहती है, मगर वो इतनी मर्ज नहीं होती है कि उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलने लग जाओ। हालांकि बहुत लिटिल अमाउंट में ऑर्बिटल्स मर्ज होती है। तो यहां पर क्या करते हैं हम कि जो Na+ है, ये दो बहुत स्मॉल अमाउंट में इसे मर्ज रखना और इसे थोड़ा सा मर्ज दिखाना। इतना मर्ज नहीं है ये कि इसे कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया जाए। एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक स्पेसिफिक रेडियस तक दोनों मर्ज होने चाहिए। अब इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालो और इसका हाफ कर दो, यानी प्रोसेस वही है, मगर ये समझना बड़ी जरूरी है कि ये है किस सिचुएशन में। नॉन मेटल तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं और ये इस सिचुएशन में होते हैं, अगल बगल वाले के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो। अब ये मत कहना कि ये रेडियस बड़ी आएगी, क्योंकि ये गैप इतना नहीं होता है, ये भी छोटी ही आएगी एक्चुअल रेडियस से, मगर ना के बराबर छोटी आएगी। अब ये देखिए कि जो मेटलिक रेडियस है वो बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बोलना है कि कोवेलेंट रेडियस में काफी पार्ट एटम्स का एक दूसरे में मर्ज होता है। तो जब हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो रेडियस छोटी आने लगती है, क्योंकि काफी पोर्शन ऑर्बिटल्स का एक दूसरे में मर्ज होता है। तो मेटलिक रेडियस में ऐसा नहीं होता है। मेटलिक रेडियस में ना के बराबर पोर्शन आपस में मर्ज होता है, तो जो रेडियस होती है वो एक्चुअल रेडियस के लगभग करीब आती है। हालांकि फिर भी ये एक्चुअल रेडियस जितनी नहीं आती, ये एक्चुअल रेडियस से अभी भी छोटी ही है। ऐसे ही सवालों से ये भरे पड़े हैं, चैप्टर पागल हो जाओगे अगर ये समझ नहीं आया तो। बताओ। यस सर आ गई। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं, कितनी सिंपल डेफिनेशन है। देखो इसकी डेफिनेशन है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयन, या मेटल एटम भी लिख सकते हो, बिटवीन टू मेटल आयन इन ए मेटलिक क्रिस्टल। ये बात ऐसे छोटे में खत्म हो सकती है जैसे एनसीईआरटी ने की है। ये जो पूरा डिजाइन है ना, इसको मेटलिक क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल शब्द वहीं लगाया जाता है जब कोई चीज डेफिनिट डिजाइन में अरेंज हो। ये जो एटम्स है, ध्यान से देखिए, एक पर्टिकुलर डिजाइन में अरेंज है। अगर मैं इन्हें मिलाऊं और पीछे वाले एटम्स को भी मिलाऊं तो क्यूब बन जाएगा। पीछे का तो पोर्शन, तो 2D फिगर है ना, 3D। तो मेटल्स का क्रिस्टल का मतलब मेटल्स के एटम का एक पर्टिकुलर डिजाइन में अरेंज रहना। तो मेटलिक क्रिस्टल के अंदर दो मेटल आयंस के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कहते हैं मेटलिक रेडियस। अब बताओ क्या पूछना है। ये इस पे ध्यान दे रहे हो? एक्चुअल रेडियस, मेटलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ग्रेटर देन। Yes, sir. Yes, sir. अबे इसी पे ही सवाल आएगा, ये नहीं आएगा व्हाट इज मेटलिक रेडियस, ये सब नहीं आता। पूछेगा मेटलिक रेडियस बड़ी क्यों होती है कोवेलेंट रेडियस से। इसे पहले हिंदी में बोलना सीखो, ऐसे मत करो एनर्जी। मेरे से किसी ने पूछा बचपन में 6th-7th क्लास में व्हाट इज एनर्जी, मैंने कहा एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। और मेरे को घंटा नहीं पता इसका मतलब क्या था, बहुत गलती से मेरे को याद हो गया था। तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे करना। मेटलिक रेडियस इज शॉर्टर लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस जस्ट बिकॉज ऑफ, ऐसे लैंग्वेज याद मत कर लेना, हिंदी में बोलो कि मेटलिक रेडियस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ किया जाता है वो मेटलिक क्रिस्टल के अंदर किया जाता है। और मेटलिक क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा पोर्शन आपस में मर्ज नहीं होता, मगर कोवेलेंट रेडियस में जो कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ किया जाता है उस समय दो एटम्स जिनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ किया जा रहा है उनका काफी पोर्शन एक दूसरे में
मर्ज होता है, इसलिए वो रेडियस छोटी आती है। एक और तरीका है, इसे ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। नोट्स मैंने ऐसे लिखे हुए हैं कि कभी कंपटीशन में भी जाओगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसकी हार्ड कॉपी देंगे। पीडीएफ नहीं है नोट्स की, अबे तो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर की पीडीएफ बनाऊंगा क्या मैं? 750-800 पेज है, तो वो हार्ड कॉपी हम करवाएंगे इस महीने, देखते हैं। वो आपको बता देंगे कितने की पड़ेगी, वो फोटोकॉपी वाला बताएगा। पिछली साल तो मुझे वो पड़ी थी 490 रुपए की। चार है वो किताब, इतनी मोटी है, कम से कम इतनी मोटी होंगी। तो 490 रुपए की पड़ी थी मुझे। अब देखो कितने की बताता है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो, एक होती है वंडरबॉल रेडियस, ये बड़ा आसान है। इसे फिगर से समझना, ये जल्दी समझ में आएगा, इसका सारा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन गैस लूं, अब इस गैस पे ध्यान दो, मैंने हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में लिया और एक बंद कंटेनर में ही ऐसा किया जा सकता है। और इस कंटेनर को छोड़ो, लेट सपोज कंटेनर है, तो जब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है तो ऐसे दिखती है, यानी आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप H4 नहीं लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये चारों थोड़ी आपस में एक दूसरे की से ऑर्बिटल मर्ज थोड़ी है, ये जस्ट इनकी मर्ज है ना, तो ये H2 है, ये H2 है। तो ये फिगर है, हाइड्रोजन गैस है आपके पास, अब गैस में मैं क्या दिखाना चाहता हूं, गैस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो रैंडम होता है, कोई कहीं भी होता है। मगर जब आप किसी चीज को सॉलिड बना देते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिजाइन में अरेंज हो जाएंगे, ऐसे। तो अब मैं इस गैस को कंप्रेस एंड कूल करके सॉलिड बना देता हूं। अब जब ये सॉलिड बन जाएगी तो फिगर ऐसा हो जाएगा, बड़ा बनाओ, बड़ा। इस फिगर में क्या खासियत है, इसमें दिखाया जा रहा है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास आ गए और एक डेफिनिट डिजाइन में अरेंज होने की कोशिश है उनकी, एक दूसरे के बहुत करीब। यहाँ और भी मॉलिक्यूल है, मगर फिगर खराब हो जाएगा। इस समय एक दूसरे से बहुत दूर थे और ये रैंडम भी थे, कोई कहीं भी था, मगर अगर आप इसे सॉलिड बना देंगे तो पार्टिकल पास भी आ जाएंगे और एक फिक्स सिचुएशन में अरेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां का हाफ करता हूं तो ये तो कोवेलेंट रेडियस है, ये। लेकिन अगर मैं इस जगह का हाफ कर दूं, देखना किस जगह का, इसका, तो ये वंडरबॉल रेडियस है। अब इनकी डेफिनेशन समझना, इससे क्या सवाल आता है। अरे सवाल इसके तहस नहस हो गए, अब क्या आएगा इसके सवाल, देखो। देखो, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो एक मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल है। तो जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम
कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है। दोबारा बोलूंगा मैं, जो एक ही मॉलिक्यूल, इस शब्द पे ध्यान देना, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो एक ही मॉलिक्यूल के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है। ये एक ही मॉलिक्यूल है और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है। मगर जो वंडरवॉल रेडियस होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम, है ना, दोनों एटम एक जैसे हैं, अच्छा अच्छा, अलग अलग मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है जब मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट में लिया जाए। आया समझ? यस सर। Yes, sir. मगर इस पे एक सवाल आ सकता है, आप गैस करके बताइए क्या सवाल होगा वो, डेफिनेशन के अलावा। अरे गोबरो, जो एक्चुअल रेडियस होती है, ये वही सवाल है जो पेपर में आएंगे, फिर आप मुझे अपना टेस्ट भेज के ये कहेंगे सर देखना ये पेपर में आया था। और मैं ऐसी बातों को ज्यादा जवाब नहीं देता हूँ, ये ध्यान रखना। मैं एक बार आपको बहुत प्यार से बता दूंगा, दूसरी बार भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप ये कहेंगे ये फलाना क्वेश्चन आया था और वही मैंने करवाया होगा, तो मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो बोल के छोड़ूंगा। एक्चुअल रेडियस बड़ी होती है मैटलिक से, हालांकि मैटलिक में बहुत कम पोर्शन ही मर्ज होता है, और ये तो हम निकाल ही नहीं सकते ना एक्चुअल रेडियस। और मैटलिक रेडियस बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से, और इनसे बड़ी होती है वंडरवॉल रेडियस। अब ये सवाल अगर आए कि वंडरवॉल रेडियस एक्स्ट्रा लार्ज क्यों होती है, तो इसका आंसर कितना सिंपल है। वंडरवॉल रेडियस में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ किया जाता है वो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स का नहीं किया जाता है, बल्कि दो एडजेसेंट एटम जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हो, दो एडजेसेंट एटम जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हो, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि अब साइज ज्यादा आएगा ही, क्योंकि उन एटम्स की ऑर्बिटल्स मर्ज नहीं होती हैं। समझ में आई मेरी बात की नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये इस तरीके से बड़े आराम से समझना होता है। अगर आप इसमें जल्दबाजी या कुछ करेंगे, ये फिर भी हमने ज्यादा ही पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ, हम आधे चैप्टर पे पहुंचने वाले हैं, मगर थोड़ा आराम से। अब सुनो, वंडरवॉल रेडियस ज्यादातर नोबल गैसेज में मेजर की जाती है, ये एक प्राइम क्वेश्चन है, यानी एक चीज है जो याद रखने लायक है। मैटलिक रेडियस मेटल्स में मेजर की जाती है, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स में मेजर की जाती है। मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, और वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट होगी इन 3 चैप्टर्स के लिए। 3 चैप्टर है, याद रखना, भूल मत जाना, और ये 3 चैप्टर 10, 12, 13 नंबर के आ जाते हैं। ये एक चैप्टर की तैयारी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं तुमसे, कोई भी चीज है अगर तुम्हें कुछ करना है, अपने आप ये चीजों को आसान बनाना है, तो कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सो जाओ, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी टीचर, कोई भी टीचर आओ, आगे आए या हम है, कोई भी है, ये मच्छर आ गया स्क्रीन पे बेटा। आप ये याद रखना कि कोई भी आपको जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता है, आप चाहे कितनी भी अच्छी जगह चले जाइए। मैंने कोटा के एकेडमी में राम रतन द्विवेदी जैसे टीचर की भी बुराइयां सुनी है, वो 3-3.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी टीचर में कोई बुराई है, मैंने सुना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर किसी के बारे में सुना है, क्योंकि
आप ये समझिए कि टीचर जस्ट मेथड बताएगा कि कोई चीज ऐसे करनी है, आपको जबरदस्ती याद नहीं करा सकता। आप छठी क्लास में नहीं है या पांचवी में, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि कोई मेथड बता सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होती है। अब इसे तुम स्कूल बनाना चाहते हो कि यहाँ पर मैं एग्जाम लूं, तो टेस्ट लेंगे, लेकिन अभी हम इस सिचुएशन में है कि चला चैप्टर थोड़े से हो जाए, 2-3 लेट है ना हम। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया sir. हम्म अब ये देखिए, अब जो चीज मैं बताऊंगा इसको ऐसे रट लेना है भाई साहब, ऐसे कि तूने कुछ याद ना किया हो, ऐसे ये समझ ले। देख क्या बताता हूं मैं। देख 3 वर्ड्स पे ध्यान देंगे हम। एक न्यूक्लियर चार्ज, याद रखना कल मैं ये वर्ड नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में मैं इससे आगे स्टार्ट करूंगा। कल मैं एक क्लास ले सकता हूँ 9-10 बजे संडे को रात में, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, और ना कर पाऊं तो सोच समझ जाना मैं भूल गया हूं, तो मेरे को मैसेज कर लेना। अगर मैं सिचुएशन में होऊंगा, राज आर्यन कर लेगा, तो मैं 10 बजे या 9 बजे क्लास लूंगा रात में। न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन पे मत जाइए, वो आएगी भी नहीं। पता है न्यूक्लियर चार्ज शब्द जब भी मैं बोलूं, जब भी मैं ये शब्द बोलूं, तो आपको समझना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने की मैक्सिमम कैपेसिटी। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे को किसी चीज को पकड़ना है, किसी बच्चे को पकड़ना है जो भाग रहा है, तो क्या मैं हर बार बच्चे को मैक्सिमम कैपेसिटी से ही पकड़ता हूं क्या? एक्चुअली में हो सकता है कि आज तक हमने कभी भी किसी को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से ना पकड़ा हो। तो न्यूक्लियस की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को इस स्ट्रेंथ तक पकड़ सकती है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने इलेक्ट्रॉन को उसी स्ट्रेंथ से पकड़ रखा है। ये समझने वाली बात है। ये जस्ट देखिए, हर आदमी में वर्क करने की एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी डिपेंड करती है कि उसमें कितनी एनर्जी है। लेट सपोज कि मेरे शरीर में 10,000 जूल टोटल एनर्जी है जिससे वर्क किया जा सकता है। एनर्जी तो कई टाइप की है, मगर हर एनर्जी वर्क में नहीं बदलती है। और लेट सपोज कि मैं सारी ही एनर्जी की बात कर लूं कि मेरे शरीर में 1,00,000 जूल एनर्जी है टोटल, हर टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, मस्कुलर, जो भी आप, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, सब एनर्जी लगा दो, तो 1,00,000 जूल एनर्जी है मेरे अंदर। तो क्या मैं 1,00,000 जूल वर्क डन कर सकता हूं? कभी भी नहीं। पहली बात तो 1,00,000 जूल में से मोस्टली एनर्जी ऐसी है जो वर्क डन में कन्वर्ट ही नहीं होती। अब बची 10,000 जूल जो हो सकता है वर्क डन में कन्वर्ट हो। ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है वर्क करने की। तो क्या मैं डेली 10,000 जूल मैक्सिमम कैपेसिटी से ही वर्क कर देता हूँ क्या? हम जानते हैं कि हम कभी भी किसी काम में अगर ये भी कह देते हैं कि भाई एक एक दाना लगा दिया मैंने अपनी एनर्जी का, तो उस समय भी हमारे अंदर एनर्जी होती है। उस समय भी अगर हमें गिलास पकड़ा दिया जाए तो मैं पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा। तो हर बंदे में एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कि वो इतना वर्क कर सकता है, मगर कोई भी करता नहीं है। तो न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन इस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को पकड़, न्यूक्लियस इस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकती है, मगर वो पकड़ती नहीं है हमेशा। समझ गए आप मेरी बात? अब सुनिए, एक वर्ड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर, नहीं नहीं सुनो, एक वर्ड होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं आपको दिखाता हूं, एक फिगर बनाऊंगा, ये सब समझ में आ जाएगा। जब भी मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, वो नोट्स से मिल जाएगी। जब भी मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और कितनी बैटरी रह गई?
20%। अब सुनो, जब भी मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसका मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन, इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन। आप इसकी डेफिनेशन में मत फंसिए, आप इसे कठिन बना रहे हैं, वो याद कर सकते हैं हम बाद में। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इंग्लिश में लिखा होता है उसका ये मीनिंग होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सन लगाते हैं। अब देखिए कैसे, ये एक फिगर है, इसे समझना, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है अंदर वाला, इनर, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखती है। ये है इनर इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कई बहुत सारे भी हो सकते हैं इनर। चलो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, कल नहीं बताऊंगा मैं, अगली क्लास में, ध्यान रखना। सोडियम 11 अभी सीखना है इसे, तो फिर फायदा क्या होगा, टाइम खराब करो। 2s2 2p6 3s1, इनमें इनर इलेक्ट्रॉन जब मैं बोलता हूं तो यही तो है इनर। और Yes, कितने, sir. हाँ कितनी शेल है, 2 ही शेल तो है। अबे 2, 2 इनर और 1 आउटर, हाँ टोटल 3 है, 1 आउटर। 2 इनर 1 आउटर, टोटल कितनी शेल है, 2, 3, 2 इनर है, 1 आउटर है। तो मैं ये जो बंदा है ये इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 2 4 2 6 10, इन सबको। अब ये देखिए कि ये है आउटर इलेक्ट्रॉन, ये है आपके आउटर इलेक्ट्रॉन, और ये उदास क्यों है? न्यूक्लियस इसे भी पकड़ता है, और न्यूक्लियस इस बात में कोई, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ इस बात में कोई, अब ये कुछ कहते हैं भेदभाव, हाँ। तो न्यूक्लियस कोई भेदभाव नहीं करता है, न्यूक्लियस दोनों पर सेम अट्रैक्शन लगाता है, इस पर भी इस पर भी। जैसे सन, हम सभी जानते हैं कि अगर हम ग्राउंड में खड़े हैं तो सन किसी को कम या किसी को ज्यादा लाइट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी किसी पे लाइट ज्यादा पड़ती है, किसी पे कम, यानी सबको लाइट, सनलाइट बराबर अमाउंट में नहीं मिलती है। जबकि सन ऐसा नहीं करता है कि वो किसी को बराबर अमाउंट में, किसी को लाइट ज्यादा दे रहा है या किसी को कम। क्यों भाई, सन ऐसा करता है क्या, बताओ? ये सबको बराबर लाइट देता है, सबको बराबर देता है, लेकिन फिर भी सब पर बराबर नहीं जाती है ना। ऐसे ही न्यूक्लियस भी सभी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज ही लगाती है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी से पकड़ने की कोशिश करती है। मगर इस फिगर को देखो, यहां हो क्या रहा है। इस फिगर में ये दिखाई दे रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं। और ये धक्का क्यों देते हैं? क्योंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनर वाले आउटर को रिपेल करते हैं न्यूक्लियस से दूर। अब आप इस सिचुएशन में बताइए, इन दोनों में से किस पे अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है? तो इनर वाले में, इनर वाले पे सर। इनर वाले पे, क्योंकि इनर वाले पर एक तरीके से पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, मगर यहां आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस हो गया है।
अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस हो गया, तो क्या मतलब है, इसे हम कुछ फेक वैल्यूज से समझेंगे। लेट सपोज न्यूटन इसे 200, ये न्यूक्लियस इसे 200 न्यूटन के फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है इस तरफ, और ये बंदा 100 न्यूटन के फोर्स से इसे इस तरफ के धक्का दे रहा है, तो इस पे लगने वाला अट्रैक्शन 100 न्यूटन ही तो रह गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस सर। है ना। तो Yes, ये है न्यूक्लियर चार्ज, टोटल कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस इसे पकड़ सकता है, और ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज में से जब स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस हो जाता है तो बचता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैथमेटिकली तो स्क्रीनिंग न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, लेकिन शब्दों से समझते हैं। अब तीनों शब्द सुनना ध्यान से। अब ये बात ना याद रहने वाले के लिए चैप्टर बेकार हो जाएगा, हालांकि आपने ऐसे शब्द पहले भी सुने होंगे, लेकिन मैं आपको ये साबित करके दिखा दूंगा कि चैप्टर बेकार हो जाएगा अगर आपने याद नहीं रखा। इसे याद रखिए, चाहे आप इस वीडियो का एंड पार्ट देखिए, चाहे इसे बार बार लिखिए, 5 बार 10 बार। न्यूक्लियर चार्ज जब भी शब्द में बोलूं तो इसका मतलब होगा कि न्यूक्लियस पे टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, या न्यूक्लियस की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। जब भी मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसका मतलब होगा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सन। अब ये देखिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो न्यूक्लियर चार्ज है जो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर लगाता है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का पूरा आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन फील नहीं होता, इसकी वजह है इनर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बच जाता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन फील नहीं होता, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन फील नहीं होता, इसका कारण है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। तो जो चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीनों वर्ड क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। बस तो फिर यहीं से आगे चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास हो जाएगी। चलो जी, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया सर। बस जी, क्लास है मेरी 4 बजे।